स्वागत है टीचिंग एकेडमी विथ हनुमंत सर। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप इन्वायरमेंट की रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर आप जियोग्राफी में कमांड अपनी बना लेते हैं तो और सब्जेक्ट पढ़ने में हमको आसानी होगी। जैसे सपोज़ मैंने ज्योग्राफी इंडिया की पढ़ ली है, तो मुझे ये भी पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, भारत में कृषि कहाँ पे होगी, भारत के लिए कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए ज़्यादा उत्पादक होगा। तो पहले हम भूगोल को पढ़ते हैं। भूगोल को पढ़ने का अर्थ ये है कि हम पहले उस क्षेत्र को पढ़ लेंगे बच्चों। जब उस क्षेत्र को पढ़ लेंगे यार, तो फिर हम वहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये जो सर ऐसी मिट्टी यहाँ की है, ये लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी पे सर ये चीज़ें कपास हो सकता है, या फिर सर लाल मिट्टी है तो यहाँ पे आप जो है कॉफ़ी पैदा कर सकते हैं, काली मिट्टी है तो आप कपास पैदा कर सकते हैं। तो हम जो है उसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट है या जो इकोनॉमिक का पार्ट है वो हम बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले हमको पढ़ना होता है वहाँ का भूगोल, वहाँ की जियोग्राफी। तो जब हम जियोग्राफी वहाँ की समझ जाते हैं तो फिर हम वहाँ के रिसोर्सेस के बारे में जान जाते हैं, वहाँ के संसाधनों के बारे में जान सकते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँगा कि जो हमारे भारत में इस्पात उद्योग हैं, जो लोहा उद्योग है, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब छत्तीसगढ़, झारखंड, भिलाही में क्यों है। तो आप उसके पीछे का रीज़न बताएंगे कि सर वहाँ पे जो है खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वहाँ पे सर जो है कोयले की खदान ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जब आप कब बता पाएंगे हमको, जब आपको वहाँ का भूगोल पता होगा। ठीक है, तो अब हम क्लास 6 की NCERT स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ NCERT की, तो तमाम सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे क्यों नहीं आते हैं, PYQs क्यों नहीं लगवाते हैं, NCERT अब कौन पढ़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको ना पढ़ना है ना पढ़े। सीधी बात यह है कि मैं तो सबसे पहले NCERT ही पढ़ाऊँगा आपको। अगर आपको NCERT समझ में जब आ जाएगी, उसके बाद ही कोई किताब आपको पढ़ने लायक होंगे सही मायने में। तो NCERT का ये है, ये NCERT किताब आपको देखने में पतली लगती है। NCERT जो है वो किताब आपको देखने में पतली सी लगती है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती, थोड़ा सस्ती भी है। तो सस्ती किताब होती तो हमको समझ में नहीं आता है, लगती चीज़ें जो है वो ऐसे ही हैं। इससे अच्छा होता है हम महेश बर्णवाल की किताब पढ़ लें, हम खुल्लर की किताब पढ़ लें, हम सविंदर सिंह पढ़ लें, हम ये गाइड पढ़ लें, हम वो पढ़ लें। तो वो सब आप पढ़ते रहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बेस बनाएगा बच्चों, वो NCERT बनाएगा यार। तो फ्रेंड, जब तक आप NCERT में कमांड अपना नहीं करेंगे, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है आपका निकल भी जाए, वैसे चांसेस कम है, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट होता है, जो कमांड होता है, वो मज़ा आप नहीं पाएंगे। अगर आप NCERT एक बार पढ़ लेंगे तो आप खुद ब खुद और किताबें आसानी से पढ़ सकते हैं। NCERT जो किताब है ये हमारे देश, हमारे प्यारे देश इंडिया के, ये रहा अपना प्यारा भारत। और हम आपको बता दें कि आप जो है इंडिया के जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट माइंड होते हैं, जो सबसे तेज़, सबसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी जो काउंसिल एक बनती है, और वो काउंसिल जो होती है वो जाके NCERT को लिखती है। तो आप NCERT को ऐसे मत मानिए। विदेशों में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में NCERT का अध्ययन होता है। तो NCERT ऐसी वैसी किताब नहीं है। NCERT अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, आप IIT का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ तक भी आपका जो सिलेबस होता है, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ तक का जो सिलेबस होता है NCERT आधारित होता है। समझ रहे हैं। तो ये NCERT आपको ऐसे हवा में नहीं उड़ाना है कि NCERT बड़ी छोटी किताब है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहले NCERT आप पढ़िए, तो फिर धीरे धीरे और चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यार क्लास 6 की जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं आपको बिना NCERT के, और काफ़ी डीप एनालिसिस हम आपको करा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक पढ़ा जाए। 6 की NCERT हम पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th, 9th एंड 10th, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है टोटल 5 क्लासेस की NCERT हैं, और 10-15 दिन में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 6 की NCERT है आपकी, सामाजिक विज्ञान इसका हेडिंग है। और NCERT में हमारा जो पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है हमारा आवास। हमारा आवास, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं यहाँ पे। इसका जो है इंडेक्स है विषय सूची। तो इसमें अपने पास टोटल जो है 8 चैप्टर हैं।
अपने पास कितना चैप्टर है? 8। चैप्टर के नाम देख लीजिए आप, सौरमंडल, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थलारूप, हमारा देश भारत और भारत की जलवायु पढ़ना है, वनस्पति पढ़ना है और वन प्राणी पढ़ना है। तो टोटल 8 चैप्टर है। तो हम समझते हैं कि एक चैप्टर हम अगर 2-2 लेक्चर में करेंगे तो जो है हमारा टोटल 16 to 15 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। मैं चाहूँ इसको तो पीपीटी मॉडल भी पढ़ा सकता है, लेकिन मैं किताब थोड़ा पढ़ना और आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, तो पढ़िए आप। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? में, सौरमंडल में। सौरमंडल में का मतलब है सौरमंडल के अंदर, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी। ठीक बात। तो इसका मतलब हुआ कि कोई सौरमंडल बहुत बड़ी सी चीज़ होगी और इस बड़ी सी चीज़ के अंदर, इस बड़ी सी चीज़ के अंदर हमारा अर्थ होगा। ठीक है, इस बड़ी सी चीज़ के अंदर हमारा अर्थ होगा। सौरमंडल के अंदर जो होगा वो हमारी पृथ्वी होगी, सौरमंडल के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिए कॉपी में, ये बड़ा गोला बनाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए सौरमंडल। समझ में आ जाएगी चीज़ें, परेशान मत होइए। सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल, और इसी के अंदर आप छोटा सा एक गोला बना लीजिए, इसको आप लिख दीजिए पृथ्वी, या इसी को आप लिख दीजिए अर्थ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ पहली लाइन आप समझिए क्या लिखा है। सूर्य अस्त के बाद पृथ्वी को आकाश को पृथ्वी से देखना कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दिन रहता है यार, तो यहाँ पे सूर्य भगवान की किरणें आती हैं जो हमारी आंखों में चुभती हैं, कहने का मतलब ये है। और जब शाम होती है, सूर्य ढल जाता है, तो हम जब देखते हैं तो आसमान में तारे, सितारे, चांद, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो पहला लाइन ये कह रहा है, चूँकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो ये बच्चों के पर्सपेक्टिव में लिखी जाती है। क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं और आप जा रहे हैं टीचर बनने, तो आपको बच्चों को समझाना है कि यार बच्चों, जब हम दोपहर में देखते हैं तो सूर्य भगवान बहुत तेज़ रोशनी फेंकते हैं, तो हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते हैं। चूँकि जब शाम होती है तो शीतल हवाएं बहती हैं, सूर्य के प्रकाश कम हो जाता है, तो हमें आसमान को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। फिर आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदुएं दिखती हैं। पहले स्टार्टिंग में 4-5 बजे आप देखेंगे तो कुछ ही तारे आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक बात है। क्यों बढ़ती जाती है? डार्कनेस बढ़ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें और आसानी से ज़्यादा तारे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि तारे जो हैं अचानक से बढ़ जाते हैं। हमारी देखने का जो क्षमता है, देखने की जो शैली है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि अंधेरे में, अगर आप रात के अंधेरे में छत पे अगर आप चढ़ जाएंगे तो देखेंगे कि गांव में अगर, या फिर गांव के अगर आसपास आप रहते हैं तो देखेंगे कि दूर कितने बल्ब जल रहे हैं, तो आप आसानी से देख लेते हैं, अच्छा उस घर में बल्ब जल रहा है, उस घर में बल्ब जल रहा है, उस घर में बल्ब जल रहा है। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं? जब अंधेरा होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिन में तो आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे बल्ब जल रहा है, कहाँ पे नहीं, लेकिन अंधेरे में आप बता देंगे। तो इसका मतलब संख्या उनकी बढ़ती है जैसा जैसे अंधेरा होता है, क्योंकि हमारी देखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। फिर आगे पढ़ते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। सही बात है, हम उनको गिन नहीं सकते क्योंकि संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। बिल्कुल ठीक बात। फिर लिख रहा है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। चमकीले और धुंधले होते हैं, क्यों होते हैं? अगर मान लीजिए आप जहाँ पे हैं, शहर में हैं, तो आसमान में धुंध होगा, धूल होगा, तो हमें धुंधली चीज़ें दिखेंगी। वही चीज़ अगर आप समुद्र के किनारे हैं या फिर गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वायु और जो होता है, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है साफ़ होता है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। कहने का मतलब ये है। तो आप यहाँ से बच्चे के मन में, ये जो बच्चा है इसके मन में आप डाल देंगे कि जो होता प्रदूषण, जो होता पोल्यूशन, जो होता बेटा, पोल्यूशन जो होता है वो हमारी विजिबिलिटी को कम कर देता है, हमारी विजिबिलिटी को कम कर देता है। यहाँ से आप बच्चों के दिमाग में एक थीम डाल दीजिए। इस बच्चे के दिमाग में आपने डाल दिया कि प्रदूषण जो होता है वो हानिकारक होता है। यहाँ पे इस किताब का मतलब ये है। फिर पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरे से जड़ जाते हैं। जब चमकता है तो लगता है कि आकाश में हीरे हैं, डायमंड्स हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ
कि टिमटिमाहट अन्न से अलग है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे होते हैं जो चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं। फिर क्या है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप चंद्रमा, चंदा मामा को भी देखते हैं और आप जो है तारों को भी देखते हैं। या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। चंद्रमा को आप 1 मंथ में 1 ही बार कंप्लीट मून देखते हैं, फुल मून देखते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरी चंद्रमा। चंद्रमा भगवान जो होते हैं, कभी आप देखते हैं ये चांद, फिर थोड़ा सा इनका साइज बढ़ जाता है, फिर लास्ट में जाके ये पूरे हो जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है। फिर ये नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान में अवलोकन अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्वेश्चंस आपके बच्चों के माइंड में आपको डालना है कि बच्चे आप बताइए कि दिन जब होता है यार तो हम चंद्रमा क्यों नहीं देखते हैं, तारे क्यों नहीं देखते हैं? इसका मतलब क्या चंद्रमा तारे वहाँ से चले जाते हैं? ये आपको क्वेश्चंस अराइज होना चाहिए आपके माइंड में, और क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। फिर क्या होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। वही चीज़ है जो हमने आपको बताई थी कि तेज उसका ज़्यादा होता है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक, इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 0 वाट का एक बल्ब लगाया। ये क्या है? 0 वाट का बल्ब है। 0 वाट का ये बल्ब है। ठीक है, अब इसी के बगल आपने लगा दिया 100 वाट का बल्ब। ये है 100 वाट का। ठीक, अब 100 वाट का बल्ब का प्रकाश इतना ज़्यादा होगा कि आपको ये दिखाई ही नहीं देगा, और यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको 0 वाट का प्रकाश समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि 100 वाट का ही बल्ब जल रहा है। तो इसी प्रकार का कुछ सीन बनता है दिन में। सूर्य देवता का जो चमक है, जो प्रकाश है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो छोटे छोटे तारे सितारे हैं उनका कम होता है। इसीलिए हम दिन में तारों को नहीं देख पाते हैं, जबकि तारे वहीं पे विद्यमान होते हैं। इसीलिए हम रात में तारों को देखते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, आसानी से एक लाइन में लिख लीजिए। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो आप बोलेंगे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या बता रहा है? बड़े आकार के होते हैं और ये गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, किससे बने होते हैं बच्चा? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा, ये इसको ऐसे आप पॉइंट कर लीजिए, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। किसके पास? खगोलीय पिंडों के पास, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब बच्चा, अगर आपके मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो कहेगा सर ये कैसे उत्सर्जित कर लेते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस कर लेते हैं हीट को? या सर या मैम आप रहेंगे क्लास में तो आपसे बच्चा खड़ा होकर पूछेगा कि सर आप बता रहे हैं कि मात्रा में उत्सर्जित कर लेते हैं या प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो आप बोलेंगे कि बेटा उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। इसके कारण जो है वहाँ पे हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो आगे बच्चा पढ़ेगा, लेकिन अगर वो बच्चा के अंदर ऐसी उत्तेजना और जिज्ञासा आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सीखने की क्षमता है। इस प्रकार के आपको क्लास का माहौल बना के रखना और ख़ुद का भी माहौल बना के रखना है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो तारा, भैया आपसे पूछा जाएगा कि तारा क्या है, तो आप बोलेंगे तारा जो होता है वो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। स्टार प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, ये होता है स्टार। तो सूर्य क्या है? सूर्य भगवान भी तो अपना प्रकाश खुद से उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ये आप नोट कर लीजिए, सूर्य एक तारा है। तो सर सूर्य एक तारा है तो छोटे छोटे तारे हैं तो सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, बाकी तारों का प्रकाश दिन में क्यों नहीं आता है? गुड क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी की सबसे
करीबी तारा है और तारे सूर्य से काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए बच्चों उनका प्रकाश हम तक नहीं आता है, जबकि सूर्य पृथ्वी के बहुत करीब में है, इसलिए सूर्य का प्रकाश आता है और सूर्य हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जबकि और तारों की भी क्षमता सूर्य की इतनी है, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूरी पे हैं। एक हम डायग्राम आपको बना के थोड़ा सा समझाते हैं। ये देखिए, सपोज ये हैं आप खड़े अर्थ पे और यहाँ पे ये हैं सन, और जो और स्टार थे वो काफ़ी दूरी पे हैं, तो इसलिए जो इनका जो हीट आता है, जो इनकी उष्मा आती है, वो हमको कम महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये दूरी पे है, इनका दूरी ज़्यादा है, और जो सन है इसकी दूरी कम है। ठीक है, इसलिए हमको सूर्य का प्रकाश ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा वही लाइन कि रात में जो चमकते हैं तारे वो सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है उतना होता नहीं है। ठीक है, यही बात कह रहा है कि आप बच्चों को बताइए कि यार आप आसमान में देखते हैं तो जो हेलीकॉप्टर या फिर जो एरोप्लेन उड़ता है और यहाँ से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, बट एक्चुअली में वो छोटा होता नहीं है, चूँकि उसकी दूरी ज़्यादा है तो हमको छोटा लगता है। तो उसी प्रकार से जो तारे हैं वो हमसे काफ़ी दूरी पे हैं तो हमको छोटे लगते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। सही बात है, जो मैंने कल के लेक्चर में मैथ क्लास में पैटर्न बताया था वो यहाँ पे आप जियोग्राफी में देख रहे हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर, बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, उर्सा मेजर और बिग बेयर। उर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि तारा है, जो हमने आपको बताया था। सप्तऋषि तारा, जिसमें सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब होता है संत, जो हमारे संत महात्मा होते हैं। तो सप्तऋषि तारा एक प्रकार का क्या है बेटा, नक्षत्र मंडल है। जो परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक से अधिक ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाइए। तो जो आपके चाचा चाची या फिर दादा नाना नानी से आप बोलेंगे कि हमको थोड़ा सा दिखाइए कि 7 तारों का समूह किधर है, या आप खुद स्वयं देखने के बाद उनसे पूछिए। तो ये कहने का मतलब है कि आप बच्चों के अंदर एक क्या बोलते हैं उसे, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप कीजिए कि थोड़ा सा अपने से सीनियर्स के बारे में वो बात करें, उनसे पूछें, उनसे और सारी जानकारी ले सकते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे प्रिजर्व करें। ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है। मैं आपको टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब रात हो गई, निकल गए, आपको पता नहीं किस दिशा में जाना है, तो आप रात में देख लेंगे कि ध्रुव तारा किधर है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, तो आप निकल जाएंगे। और दिन का समय है तो आप देखेंगे कि पूर्व दिशा अगर आप पता कर लिए कि पूर्व इधर है तो आपको बाकी दिशाएं ज्ञात हो जाएंगी। अगर ये पूर्व है तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये आपको उत्तर पता हो गया तो उसी प्रकार से आप और दिशाओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उत्तरी तारा, उत्तर दिशा को बताता है, ध्रुव तारा है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए आप ये 7 तारों का हमने, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि आपने देखिए अगर आसमान 7 तारों का समूह आपने देख लिया तो आप इसी दिशा में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ध्रुव तारा है। ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि आपने नक्षत्र मंडल की सहायता से उत्तर दिशा का पता करा लिया। उत्तर दिशा में कौन होता है, ध्रुव तारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। देखिए खगोल पिंड जो होते हैं यार, उसके कुछ में जो होता है तो सूर्य उनके पास था, तारों के पास, लेकिन कुछ में के पास क्या होता है, नहीं होता है अपना उनका स्वयं का प्रकाश। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो एक हमने तो देखा था तारा,
और एक आप पढ़ लिए ग्रह। तो ग्रह का क्या होता, प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, जबकि यहाँ पे स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ ये है, और उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। ग्रह को लिख लीजिए आप, प्लेनेट। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, तो हमारा अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है, ये भी आपको पता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, ऊपर बता चुके हैं। पृथ्वी को बहुत अत्यधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। यह अर्थ है अपना, क्या है ये, अर्थ है, और ये हमारे सन है, और यहाँ पे अगर मून है, ये क्या है, मून। तो अगर हम मून से देखेंगे अर्थ को, तो हमको लगेगा कि ये भी एक प्रकार का मून है, क्योंकि कहाँ से प्रकाश, तो कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, तो सन से प्रकाश आता है और अर्थ पे, तो अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ पे प्लेनेट है, अर्थ यहाँ पे प्लेनेट है, सन यहाँ पे स्टार है, और मून क्या है, सैटेलाइट है। ये बना लीजिए आप। ठीक है। ये थोड़ा सा है डायग्राम, थोड़ा सा हम डायग्राम आपको बताएंगे बच्चों या टीचर जी। सूर्य भगवान है यहाँ पे। सूर्य के बाद पहला ग्रह क्या है, मरकरी है, बुध, फिर वीनस शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये ग्रहों का क्रम आप जो है नोट कर लीजिए। ग्रह के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन चूंकि अभी हम एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी की बात करते हैं। फिर क्या है, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह को क्या बोले थे बेटा, सैटेलाइट। यह हमारी पृथ्वी को सहचर, हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब उसी के साथ साथ चलता है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा का मतलब होता है सैटेलाइट, उपग्रह। चलिए अब पढ़ते हैं हम सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है, सूर्य, सौरमंडल को देखिए आप, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। सपोज कि ये आपकी फैमिली है, तो फैमिली के अंदर कौन कौन है, दादाजी हैं, तो दादाजी हो गए सन। फिर दादाजी के साथ क्या है, प्लेनेट्स। कितने प्लेनेट है, 8। ये हो गए हमारे, समझ लीजिए चाचा और पापा और मामा, ये सब प्लेनेट्स हो गए। ठीक। फिर उसी में क्या है, हमारे पास कुछ छोटे छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह जिसको बोला गया है, वो भी हैं उसी के अंदर। ये क्षुद्र ग्रह भी है और कुछ खगोलीय पिंड है और कुछ ऐसे यहाँ पे और चीज़ें हैं टूटी फूटी जो हैं उसके सूर्य के किनारे किनारे घूमती हैं। तो ये सब मिला के बनाती हैं क्या, ये सब मिल के बनाती हैं सौरमंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। ये वाली बात यहाँ पे है। ठीक। अब सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, ओके, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। किससे बना होता है, सूर्य गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको आप नोट कर लीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसे अब सौरमंडल हमने आपको बता दिया था, तो सौरमंडल में जो ये सन है, ये हमारा सेंटर पे है। क्या है, सेंटर पे है। ये देखिए, ये चीज़ कह रहा है कि ये हमारा सेंटर पे, केंद्र पे क्या है, सूर्य है, और इसी के किनारे किनारे सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
कितने ग्रह बेटा? 8 ग्रह है। प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वो छोटा था। तो कितनी दूरी पे? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। कौन हमसे दूरी पे है? सन। चलिए अब ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ग्रह जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, थोड़ा सा क्लास लेंदी हो जाएगा वरना थोड़ा आप भी बोर हो रहे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को शेयर करें। थैंक यू।